नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मूल अधिकार की विशेषताओं का। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मूल अधिकार और उनकी विशेषताओं का। मूल अधिकार विशेषताएं। इसके पहले हम सब लोगों ने मूल अधिकार का अर्थ और उसका परिचय का अध्ययन कर लिया है। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वह भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद तक वो प्रदान किए गए हैं। तो एक प्रासंगिक तौर पे ये देख लेना कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और वो किस स्वरूप में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आधार पर प्रदान किए गए हैं, लेकिन भारतीय मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिन्हें हम कह सकते हैं संविधान के द्वारा जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उस स्वरूप में ना हो करके जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत हैं, वरन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार या जिसे अधिकार पत्र हम कह सकते हैं को संविधान में स्थान दिया है। तो जब हम मूल अधिकार की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो जो पहली विशेषता भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार के बारे में आती है वो पहली विशेषता है कि सर्वाधिक विस्तृत और लिखित अधिकार पत्र है। तो आइए पहली विशेषता है कि सर्वाधिक विस्तृत एवं लिखित अधिकार पत्र। भारतीय मौलिक अधिकार जो हैं ये विश्व के सभी संविधानों में सबसे अधिक विस्तृत स्वरूप लिए हुए हैं और लिखित स्वरूप में हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक प्रकार से संक्षिप्त संविधान है और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है वो विश्व के सभी देशों की अपेक्षा सर्वाधिक विस्तृत स्वरूप लिए हुए हैं और लिखित स्वरूप में है। हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार वर्णित हैं या मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ये मूल अधिकार नागरिकों को इसलिए विस्तृत स्वरूप में प्रदान किए गए हैं क्योंकि भारतवर्ष विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न मतावलंबी, विविध संस्कृतियों, विभिन्न प्रजाति के लोग निवास करते हैं और सभी के बारे में अधिकारों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना या सभी को मूल अधिकार नैसर्गिक रूप से इस अवसर के आधार पर प्रदान करना कि सभी को अपने भौतिक, नैतिक एवं व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के विकास का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है उसी तरह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो सर्वाधिक विस्तृत है और कई अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 19 तो काफी विस्तृत स्वरूप लिए हुए हैं संविधान के अंतर्गत। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और प्रजातीय आधार पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सबको
सबकी आवश्यकता और सबकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों का समावेश संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनकी पहली विशेषता है कि वे मूल अधिकार जो हैं ये सर्वाधिक विस्तृत स्वरूप में है और इसके अतिरिक्त तो लिखित स्वरूप में है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनकी दूसरी विशेषता है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहारिकता पर आधारित। अर्थात तो भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यवहारिकता पर आधारित हैं और कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो हैं वह केवल सैद्धांतिक आधार पर न होकर के व्यवहारिक है। जैसे कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में तो सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 16 जो सभी को लोक नियोजन के समान सुअवसर उपलब्ध कराता है, तो राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ वर्गों को आरक्षण भी प्रदान किया गया है। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार लोगों को प्रदान किए गए हैं वह व्यवहारिक आधार पर प्रदान किए गए हैं। इसी तरह एक आधार पर कहा जाता है कि प्रजाति या वंश या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतवर्ष की सामाजिक विसंगतियों को देखते हुए लोगों को मूल अधिकार के अंतर्गत राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि यदि राज्य आवश्यक समझता है तो संसद के माध्यम से कुछ नागरिकों को विशेष सुविधाएं या विशेष रियायतें प्रदान की जा सकती हैं। और ये विशेष रियायतें या विशेष सुविधाएं जो हैं वे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं का ये मानना था और भारतीय ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा गया था कि लंबे समय तक कुछ समुदाय या कुछ सामाजिक संरचना के अंतर्गत कुछ लोगों को अवसर विकास के नहीं प्राप्त हो सके हैं, तो उन लोगों को संरक्षित करने के लिए या उनके कल्याण के लिए जो अवसर प्रदान किया गया है, तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान जो है उसकी दूसरी विशेषता है कि संविधान के जो मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं वह व्यवहारिक धरातल पर आधारित हैं। इसीलिए कहा जाता है आलोचना के रूप में कभी कभी कि भारतीय संविधान द्वारा एक तरफ जहां मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं वहीं अगले अनुच्छेद या उसी अनुच्छेद के उपबंध के अंतर्गत उन मौलिक अधिकारों को पुनः वापस ले लिया जाता है या उन्हें परिशीलित कर दिया जाता है। तो परिशीलित कर दिया जाता है वो इसी आधार पर कर दिया जाता है कि भारत की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को एक प्रकार से दूर करने के लिए या कुछ ऐसे उपाय करने के लिए जिससे सभी लोगों को जो दलित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन्हें एक प्रकार से राज्य के द्वारा कुछ सहायता प्रदान करना या उनके कल्याण की योजनाएं बनाना सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जो दूसरी विशेषता है वो विशेषता यही है कि मौलिक अधिकार जो है वो व्यवहारिक धरातल पर आधारित हैं और सैद्धांतिक होने के साथ साथ वो व्यवहारिक भी हैं और व्यवहारिक धरातल पर उनको देखा जा सकता है या माना जा सकता है। फिर तीसरी विशेषता है कि मूल अधिकार असीमित नहीं वरन सीमित है। ध्यान देने वाली बात यह है
कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के दृष्टिकोण में भी कहा जा सकता है कि वहां पर भी पुलिस स्टेट या पुलिस बल के द्वारा आरक्षित सिद्धांत जिसे हम कह सकते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस फोर्स कह सकते हैं, इसके अंतर्गत वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये व्याख्या की गई है संविधान की कि राज्य को कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो युक्त संगत ढंग से मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को प्रदान करते हैं। उसी तरह से भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार जब नागरिकों को प्रदान किए गए हैं तो उनके ऊपर भी कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वे निरंकुश नहीं है या पूर्णतया कह लीजिए अमर्यादित नहीं है या निरपेक्ष नहीं है, वरन उन पर युक्त विधि पे सीमित किया जा सकता है या उनके ऊपर एक सीमा लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने लगे तो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो सीमित नहीं है, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर उपयुक्त या युक्त विधि से कुछ सीमाएं या कुछ मर्यादाएं लगा दी गई हैं जिससे कि सभी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को निरपेक्ष न मानते हुए वास्तव में मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि संविधान निर्माताओं के समक्ष ये विचार पहले था कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए मौलिक अधिकारों को कुछ समय तक या सदैव निर्बाध रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, तो उनके ऊपर कुछ उचित व्यवस्थाओं के अंतर्गत उनको सीमित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान की द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की एक तीसरी विशेषता है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान द्वारा मर्यादाओं के कारण सीमित है, असीमित नहीं है, या उनकी व्याख्या या किसी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों को अमर्यादित ढंग से उनका उपभोग नहीं किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा अखंडता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। और अगला या चौथी विशेषता के रूप में कहा जा सकता है अगणित या प्राकृतिक अधिकारों को मूल अधिकार में स्थान नहीं, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा जिन मौलिक अधिकारों की बात की गई है वही मौलिक अधिकार जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है या प्राकृतिक अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माने जा सकते, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत वहां के संविधान संशोधन 9 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन मूल अधिकारों का अधिकार पत्र में उल्लेख किया गया है केवल उन्हीं अधिकारों का उपभोग अमेरिकी नागरिक कर सकते हैं, वरन अमेरिकी नागरिकों को जो संविधान में वर्णित मूल अधिकार नहीं है, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, वो भी समय पर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अगणित या प्राकृतिक अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो भारतीय संविधान के द्वारा जिन मौलिक अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया गया है उन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाकर के अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा या संरक्षण का प्रयत्न कर सकता है। और जिन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है या अगणित या प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल जस्टिस जिनको हम कहते हैं या नेचुरल राइट्स कहते हैं, उनका उपभोग करना
या उनको भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को वो मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार की चौथी विशेषता है। और पांचवी विशेषता मूल अधिकारों के संदर्भ में कही जाती है या कही जा सकती है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है? न्यायपालिका पर या न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब मौलिक अधिकारों के हनन का संरक्षण का अधिकार का उपभोग करने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ली जा सकती है। और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों को जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व न्यायालय पर होने के कारण उनके लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा नागरिकों की मौलिक सुरक्षा या मूल अधिकारों की सुरक्षा का कार्य किया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों को, उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को सर्वाधिक विस्तृत एवं लिखित अधिकार पत्र या जिसे हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं प्रदान किया गया है। दूसरी बात यह है कि मूल अधिकारों को व्यवहारिक धरातल पर रखा गया है संविधान के अंतर्गत। इसीलिए भारतीय संविधान के बारे में कभी कभी कहा जाता है कि नागरिकों को एक हाथ में मूल अधिकार दिया जाता है या अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, लेकिन उसी अनुच्छेद के अगले उपबंध के अंतर्गत वो मूल अधिकार सीमित या मर्यादित कर दिया जाता है या पुनः वापस ले लिया जाता है। तो ऐसा दिखाई पड़ने के पीछे मुख्य जो कारण है कि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मतावलंबी या अलग अलग भौगोलिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर लोग भारत के विशाल गणराज्य में निवास करते हैं। तो सभी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक धरातल पर रखा गया है। और फिर उसके पश्चात कहा जा सकता है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है या निर्बाध नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि मूल अधिकार कहा जा सकता है कि कोई भी अधिकार एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वे निर्बाध रूप में नहीं है कि कोई व्यक्ति उनकी जैसी मर्जी वैसे अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। आपके मौलिक अधिकार या किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर युक्त ढंग से कोई एक सीमा या एक मर्यादा लगाई जा सकती है जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा और संरक्षा की जा सके। और ऐसे मर्यादाएं संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में थी। उन्होंने देखा था कि भारतवर्ष के संविधान को सफल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कहीं आगे चल करके नागरिकों के द्वारा मौलिक अधिकारों की आड़ में कुछ राष्ट्र विरोधी कार्य या देश विरोधी कार्य न किया जाने लगे। तो इसलिए मौलिक अधिकारों के ऊपर संविधान के द्वारा कुछ उपबंध या सीमाएं या मर्यादाएं लागू की गई हैं। और फिर अगली विशेषता है कि अगणित या प्राकृतिक अधिकारों को भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकारों में स्थान नहीं दिया गया है। तो जिसके कारण जिन अधिकारों का या प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख अधिकार पत्र या मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, नागरिक उन्हें मूल अधिकारों के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उनकी सुरक्षा या के लिए जा नहीं सकते हैं या अपील नहीं कर सकते हैं। और इसके पश्चात कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। न्यायिक संरक्षण या न्यायिक सुरक्षा मौलिक अधिकारों को लेकर भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं उनको समझ लेना
मौलिक अधिकारों के अध्ययन के पूर्व एक तरह से प्रासंगिक है और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आगे चल करके हम सब लोग मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।